देखिए, आज आप लोग को 2025 एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन फिजिक्स का बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखे। क्या बोला? फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बाएं हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग जो थे वो बाएं हस्त का नियम कैसे देते? तो फ्लेमिंग जो है बाएं हस्त का नियम, देखिए इसका क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम ये रहा आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का हस्त नियम। ये अंगूठा है और ये तर्जनी है और बीच वाला क्या है, मध्यमा। तो मध्यमा जो है क्या दर्शाता है, विद्युत धारा। मध्यमा क्या दर्शाएगा, विद्युत धारा। और तर्जनी जो है ये क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा जो है ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा बल, बल की दिशा दर्शाएगा। तो अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा। ये किसमें है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता हो तो अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा को बतलाता हो। देखिए ध्यान दीजिए कि आपको जब पूछे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखना है, देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या होगा, उसका सबसे पहले क्या करना है, अपने बाएं हाथ की, क्या बोला, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां किसको किसको बोला, एक बोला अंगूठा, दूसरा क्या बोला तर्जनी और तीसरा मध्यमा। कह रहा है कि इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत यानी 90 डिग्री बनना चाहिए, इस तरह से फैलाना चाहिए, लंबवत 90 डिग्री फैलाना चाहिए। इस तरह से फैलाएंगे जहां की लंबवत बने 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। क्या बोला, फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां इस तरह लंबवत फैलाए कि अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए। तो इस सिद्धांत को ही हम क्या कहेंगे, फ्लेमिंग का हस्त नियम। इसमें और कुछ भी नहीं है, यही है, क्या है, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र, बल की दिशा और विद्युत धारा की दिशा। ठीक ना। ये जो है 2 नंबर लघु में आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम में मध्यमा जो है किसको सूचित करता है, तो आपको क्या बोल दे रहा है, धारा की दिशा को सूचित करता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। देखिए क्या है इसमें, प्रकाश के परावर्तन, फर्स्ट मतलब क्या बोले कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, और सेकंड क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और इसको क्या करना है, किरण आरेख के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसका आंसर है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन 2, 4, 8, 5 रहेगा, तो आपको टिक आउट किस में करना है, 2 में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो देखिए फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ध्यान दीजिए क्या बोला, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो जाएगा, एक ही लंब, एक ही तल में हो जाएगा। ये क्या है, परावर्तन का फर्स्ट नियम है। क्या बोला, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा जब प्रकाश की किरणें आती है तो उनको आने वाली किरणों को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो जाती है अपने माध्यम से लौटती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और बीच में अभिलंब डाला गया है वो क्या हो जाएगा, तीनों एक ही तल में हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें एरो है, इसमें एरो में क्या है, एरो में दर्शाया गया है क्या, ये रहा आपका दर्पण, दर्पण में क्या है, ये है आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। दर्पण में कोई किरण क्या हुआ, आया,
तो ये हो गया आपका आपतित किरण। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये आई और ये गई, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और बीच में डाला गया अभिलंब क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा, एक ही तल में हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट नियम में क्या याद करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, परावर्तन के फर्स्ट नियम। क्या है परावर्तन के फर्स्ट नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या हो जाएगा, एक ही तल में हो जाएगा। क्या सुने आप लोग कि परावर्तन के फर्स्ट नियम में क्या लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये फर्स्ट नियम है। अब है सेकंड नियम। देखिए सेकंड नियम में क्या होगा, जितना आई होगा उतना आर होगा, यानी आपतित किरण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण को हम आर से सूचित करते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। ये सेकंड नियम है, तो ध्यान दीजिए। दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम के अनुसार देखिए क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या बोला, आपतन कोण यानी आने वाली कोण जो है, ये आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपतन कोण आई से तथा परावर्तन कोण आर से सूचित किया जाता है। इस प्रकाश के परावर्तन, क्या सुने, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दर्पण बना लेना है। दर्पण में क्या करना है, एक आपतित किरण, क्या बोला, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और दूसरा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण यानी जाने वाला, मतलब जो दर्पण पे पड़ा और वापस लौटा। और नेक्स्ट यहाँ क्या हो गया, आपतन बिंदु, इस पे डाला गया अभिलंब। तो 1 2 3 तीनों क्या हो गया, एक ही तल में हो गया, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या हो गया, तीनों एक ही तल में हो गया। ये फर्स्ट नियम है। अब सेकंड नियम में क्या है, देखिए सेकंड नियम में है आपतन कोण, ये वाला कोण, और परावर्तन कोण। ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फर्स्ट नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है प्रकाश पुंज क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज लाइट, प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह, यानी जब प्रकाश आती है तो प्रकाश जो है एक जगह से एक नहीं आती है, अनेक प्रकार से आती है, यानी प्रकाश के समूह, झुंड, जैसे चाबी का गुच्छा हुआ, अंगूर का गुच्छा हुआ, यानी अंगूर का झुंड हुआ, चाबी का गुच्छा हुआ, झुंड हुआ। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का जब झुंड होता है तो वही हो गया कि प्रकाश का झुंड जो है वो हो गया प्रकाश किरण पुंज। क्या बोला कि प्रकाश के किरणों का समूह, जो प्रकाश आता है ना, जहां से प्रकाश गुजरती है, आती है, वो उसका किरण जितना भी माध्यम में फैला, ये किरण जो है, झुंड जो है, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज। तो वही है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब देखिए यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हो जाएंगे समांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो जाएगा
अपसारी किरण पुंज। क्या बोला? समांतर, अभिसारी और अपसारी। तो इसमें देखिए, इसका किरण पुंज का यदि चित्र पूछेगा कि समांतर किरण पुंज कैसा होता है, तो समांतर किरण पुंज ऐसे जाएगा, प्रकाश की किरणों के समूह ऐसे जाएगा। ये हो गया समांतर किरण पुंज। और दूसरा क्या है, एक जगह से जो है किरण पुंज फैलता जाएगा। एक में क्या हो, किरण पुंज फैलता जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, देखिए ये तीनों किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, तीनों का क्या है ये चित्र। एक फैलता है, एक एक बिंदु पे आके जुड़ रहा है, और एक क्या है अपने समांतर क्रम में प्रकाश की संख्या जा रही है। तो ये क्या है, समांतर, अभिसारी, अपसारी तीनों का चित्र है। और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। ठीक ना। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बता रहे हैं बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट है वन संरक्षण। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएं। वन संरक्षण यानी वन का मतलब हो गया कि पेड़ पौधों को कैसे हम लोग संरक्षित, यानी पेड़ पौधों को हम कैसे बचाएंगे, ये बताना है कि वन संरक्षण के उपाय को बताएं। तो वन संरक्षण कैसे करेंगे, वन की कटाव को रोकेंगे, छोटे पेड़ पौधों को काटने से रोकेंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है कि वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सबसे पहले क्या है, वन का संरक्षण कैसे किया जाएगा। वन का संरक्षण, जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं पुनः वृक्षारोपण किया जाए। मतलब जहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है वहां क्या किया जाएगा, वहां पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी, यानी वहां पेड़ पौधों को हमको लगाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, वन संरक्षण। वन संरक्षण करने का मतलब क्या हो गया कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ठीक ना। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपोर्टेंट, हम जो इसमें बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही बता रहे हैं। इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते, देखिए क्या है, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोला, जब दो छोटे छोटे नाभिकीय क्या होगा, आपस में जुड़कर एक बड़ा गोला का निर्माण करेगा, वो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। यानी एक छोटा है दूसरा छोटा है, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, बड़ा गोला का निर्माण करेगा, ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इस यही है कि जब दो हल्के नाभिक, हल्का हल्का नाभिक जुड़कर क्या करेगा, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिए, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। क्या बोला, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो लघु पतन देखिए क्या होता है, जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ध्यान दीजिए कि लघु पतन कब होता है। कभी कभी देखे होंगे कि आंधी के दिनों में क्या होता है, कहीं कहीं बिजली का तार क्या होता है, कटकर गिर जाता है, यानी जो गिर गया उसमें करंट नहीं है, तो वो क्या है, ठंडा तार हो गया, बिल्कुल ठंडा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो पोल से यानी करंट से जुड़ा हुआ है उसमें क्या होता है, गर्म होता है। वो जैसे ही ये ठंडा तार पे आके गिरेगा उसमें क्या होता है, गर्म तार और ठंडा तार दोनों का जब मिक्स होता है तो वहां क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। सबसे पहले समझिए कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध यही होता है कि जो विद्युत धारा गुजरती है ना, तो विद्युत धारा जब गुजरती है उसमें क्या होता है, कुछ प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, अपने समय से काम करता है, यानी विद्युत धारा को सीमा तक चलने देता है। यदि प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा अधिक हो जाएगा।
यदि प्रतिरोध यानी उसको रोक लगा के रखेगा कि आप धीरे धीरे आइए, तो वो धीरे धीरे आएगा। तो वो क्या होता है, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को रोक लगाता है। तो रोक लगाने के बाद क्या होता है कि धारा क्या होता है कि कम हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब वो आंधी और बरसात में जब तार टूटती है, गर्म तार और ठंडा तार दोनों जब मिक्स होता है, तो वहां क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी विद्युत धारा अपने मर्जी से गुजरती है। वहां क्या होता है, लघु पतन, कभी कभी आग लग जाती है, ठीक ना। वही चीज में दिया गया है कि प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है। जितना जरूरत नहीं है धारा गुजरने का, उतना अधिक धारा गुजरने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान कम है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि विद्युत का जो बल्ब होता है, बल्ब यानी होल्डर से जो जुड़ा होता है बल्ब, उसमें क्या होता है, जब फ्यूज होता है ना, बल्ब जो बोलता है कि फ्यूज हो गया, तो वो टूट कर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सा तार होता है। क्या है, विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत का जो बल्ब है, फ्यूज होने के दरमियान जो गिरता है टूटकर, वो एक तार है। तो कह रहा है कि विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। वो जो विद्युत बल्ब में तार होता है ना, गोल गोल करके घूमकर, वो क्या होता है, टंगस्टन का होता है। ये VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि पूछेगा कि विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा टंगस्टन का तार, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो अंतर वाला है, अंतर वाला क्या होता है, एक साइड कीजिएगा, दूसरा साइड अपने आप हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या है, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। आपको प्रत्यावर्ती धारा में क्या बोलना है, इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस धारा का मान एवं दिशा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है, मान और दिशा समय के साथ बदलता है, यानी 1 घंटा में 1 घंटा के अनुसार चलेगा, 5 घंटा में 5 घंटा के अनुसार चलेगा। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, समय के साथ चलता है, ठीक ना। और क्या कर रहा है कि इस धारा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें धारा का मान बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलता है। इसमें क्या बोला, धारा का मान बदलता है, लेकिन दिशा का मान नहीं बदलेगा। यानी विद्युत धारा जो गुजरेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, बदल सकता है, लेकिन दिशा जो है उसका नहीं बदलेगा। इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न करते हैं। इसको जो है, इस धारा को जब हम उत्पन्न करेंगे, बहुत मेहनत, बहुत खर्चे लगते हैं, बहुत कठिनाई महसूस होती है, ठीक ना। ये क्या हो गया, दिष्ट धारा, ठीक ना। नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट है, इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। क्या बोला, इस धारा को हम क्या करेंगे, डीसी में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जाता है। इसको डीसी में आसानी से बदलेंगे, इसको कठिनाई में एसी से बदलेंगे। नेक्स्ट है, यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। डीसी की अपेक्षा क्या होता है, ये अधिक घातक होता है। यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। ये इसमें जो एसी होता है, ये क्या होता है, कम होता है घातक, और इसमें डीसी होता है, इसमें ज्यादा घातक होता है। नेक्स्ट है, यह धारा
चालक तार के सतह से प्रवाहित होती है। यह धारा क्या होगा? चालक तार। चालक तार कहने का मतलब जिससे विद्युत धारा होकर गुजरती है, यानी चालक हो गया वो। तार क्या है? चालक है। क्यों? क्योंकि उससे विद्युत धारा होकर गुजरती है। तो यह धारा चालक तार के क्या है? सतह से प्रवाहित होती है, उस तार के अंदर से प्रवाहित होती है। यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होती है। यह क्या होगा? चालक के बीच से प्रवाहित होगी, ठीक ना। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब हमारे आंख में उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। और रेटिना क्या करता है? उनको सीधा कर कर हम लोग को दिखाता है। तो कह रहा है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का? तो ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव का जो आंख है उसमें क्या है? रेटिना है, उस पर क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जब किसी के आंख में देखते हैं तो क्या होता है? आपका चित्र उसके आंख में बनता है। या तो हम पंखा देख रहे हैं तो पंखा का चित्र हमारे आंख में बना, तो कहाँ बना? ये बनता है रेटिना पे। वही चीज बोल रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना भाग पर क्या बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस भाग पे? रेटिना भाग पे। ये ऑब्जेक्टिव का है। नेक्स्ट है, परिनालिका का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान दीजिए, परिनालिका क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आपको कुछ नहीं करना है, परिनालिका का चित्र कैसे बनाना है देखिए। देखिए, ये जो है ये विद्युत तार है। ये क्या है? विद्युत तार। इसमें क्या करना है आपको? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्या हो गया? तार हो गया। परिनालिका का तार है। और ये क्या है? नाल चुंबक। नाल चुंबक। और इसमें जो ये घुमावदार देख रहे हैं, ये क्या है? नॉर्थ साउथ चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस पे क्या करना है आपको? एक एरो खींच देना, ठीक ना। और इसमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की ऐसे ही कर देना, बस ऐसे जितना करना है कर सकते हैं, ऐसे ही। और बीच में क्या करना है? तार लपेटा हुआ है। इस फिगर में आपको कुछ नहीं है, बस आप क्या करना है? आपको चुंबकीय क्षेत्र दर्शा देना है। ये हो जाएगा। क्या है ये? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। लाइन खींच देना है नॉर्थ साउथ, ठीक ना। तो नॉर्थ साउथ जो हुआ, ये क्या हो जाएगा? ऐसे कर दीजिए, आराम से ऐसे कर देना है बस। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करना है? दर्शा देना है। नेक्स्ट, बस ये क्या है? परिनालिका। क्या है? परिनालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं इसमें। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, भू संपर्क तार क्या है? इसका क्या कार्य है? भू संपर्क तार, सबसे पहले समझिएगा कि भू संपर्क तार क्या होता है। आप लोग देखे होंगे या गांव में या कहीं सुने होंगे कि बोलता है कभी कल या चापाकल
कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, चापाकल के बगल में क्या होता है, एक तार यानी एल्युमिनियम का या लोहा कुछ गाड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर में बिजली अधिक होगी तो वो क्या करता है, उसके अंदर वो खींच कर उसके पृथ्वी के अंदर समा देता है। ये क्या होता है, भू संपर्क। देखिए क्या है भू संपर्क तार, क्या है इसका क्या कार्य है। भू संपर्क यानी हमारे पृथ्वी में क्या करता है, अर्थिंग भी बोला जाता है इसको, कि अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग है। अर्थिंग यानी अर्थ में जाएगा यानी पृथ्वी में जाएगा। हमारे घर में यदि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज यानी करंट आ जाएगा तो क्या होगा, बिजली बल्ब जो भी है, पंखा उड़ सकता है, तो वो उड़ने नहीं देगा, वो क्या करेगा, अर्थिंग अपने में खींच कर पृथ्वी में डाल देगा। ठीक ना। तो यही है कि भू संपर्क तार क्या, ध्यान दीजिए कि भू संपर्क क्या है। भू संपर्क तार जिसे अर्थ वायर भी कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे, अर्थ वायर भी कहते हैं, अर्थिंग भी बोला जाता है, जिसे घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई में स्थित धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। घर के बगल में क्या करता है, ये धातु की प्लेट यानी कोई भी धातु यानी लोहा गाड़ दिया जाता है। ठीक ना। उसके बाद क्या है, भू संपर्क तार प्रायः हरा विद्रोधी आवरण से ढका होता है। वो किससे ढका होता है, हरा आवरण से ढका होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों में सुरक्षा के उपाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। यह सप्लाई को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। फलस्वरूप इस सामग्री को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बना रहता है। हमारे घर में बिजली है, रेफ्रिजरेटर जो भी है, पंखा, क्या होगा, जैसे ही अधिक से अधिक धारा आएगा तो हमारा क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर, पंखा जो भी है, हीटर, ये सबको क्या करेगा, खींच कर देगा। तो लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है अर्थिंग का नियम हट गया है। अब वैज्ञानिक तरीकों से अलग अलग टेक्निक आया हुआ है, जो अब इंसान क्या करता है, अर्थिंग का यूज नहीं कर रहा है। ठीक ना। तो भू संपर्क तार क्या है, भू संपर्क तार वही है जो कल के बगल में हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ताकि हमारे घर में जितने भी अधिक मात्रा में विद्युत धारा आएगा तो वो खींच कर क्या करेगा, पृथ्वी में समा देगा। वो क्या है, भू संपर्क तार है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। ध्यान दीजिए कि आप लोग बाइक देखे होंगे, मोटरसाइकिल, उसमें क्या होता है, आगे से जो शीशा लगा है यानी दर्पण लगा इस तरह से होता है। वो कौन सा दर्पण है, वो है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। आपको ये भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, तो आपको क्या बोलना है, मोटर गाड़ी यानी बाइक में। और अब इसमें कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक में कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। अब है लेंस सूत्र क्या है, क्या बोला, लेंस सूत्र क्या है। देखिए लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस गोलीय लेंस, लेंस इसको बोला जाता है। ये लेंस का चित्र है। गोलीय लेंस में फोकस दूरी f और प्रतिबिंब वस्तु दूरी u, बीम दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिएगा कि लेंस सूत्र यदि पूछा आपसे, एक होता है दर्पण सूत्र, दूसरा होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र। ठीक ना। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये है आपका लेंस सूत्र। तो कह रहा है कि लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र यही है जिसमें v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, f क्या है, फोकस की दूरी। तो वही चीज इसमें दिया है कि लेंस में जो फोकस दूरी को किससे सूचित करेंगे, f से, और बीम को, वस्तु को किससे, वस्तु को करेंगे u से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे करेंगे, v से। और इन तीनों में जो संबंध बतलाता है वो क्या है, लेंस सूत्र है। तो यही है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए क्या है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। सबसे पहले देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? वर्ण का मतलब हो गया रंग, रंग यानी कलर। तो उसका विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण देखिए क्या होता है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, यानी श्वेत प्रकाश, क्या बोला? श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब आएगा किसी प्रिज्म पे गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। वर्ण का विक्षेपण हो गया, यानी विक्षेपित हो गया। वही क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो इसमें वही चीज दिया है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। हमारे सूर्य का प्रकाश जो उसमें 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश क्या है? उसमें 7 रंगों का मिश्रण है। तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि व्हाइट आ रहा है या रेड आ रहा है। शाम के समय रेड दिखता है और दोपहर के समय व्हाइट दिखता है। नहीं, ये 7 रंगों का मिश्रण है। क्या? श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। लेकिन हम लोग को नहीं दिखता है। ये कब दिखता है? जब ये कोई प्रिज्म पे पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी बारिश के दिनों में क्या होता है? इंद्रधनुष निकलती है, जिनको हम लोग सतरंगी और गांव में पंचसोखा भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है? इंद्रधनुष जो होता है वो कभी कभी जब निकलती है बरसात के दिनों में, उनमें हम देखते हैं स्पष्ट रूप से 7 रंगों का मिश्रण देखते हैं। क्या देखते हैं? 7 रंगों का मिश्रण देखते हैं इंद्रधनुष में। तो उसमें क्या होता है? वर्ण का विक्षेपण हो जाता है। डायरेक्ट दिखता है कि वर्ण 7 रंगों में बट गया है। वो वर्ण का क्या हो गया? विक्षेपण। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। यहां से जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ा, श्वेत प्रकाश क्या हुआ? प्रिज्म पे पड़ा तो क्या हुआ? ये 7 रंगों में बट गया। 7 रंगों में क्या हुआ? बट गया। तो ये पर्दा है, ये 7 रंगों का नाम है। ध्यान दीजिएगा ये तो लघु में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है और किसका विचलन कम है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर लाल है ना और सबसे नीचे बैगनी है। बस इसी से दो से 4 नंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा आपको सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? रेड का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होगा तो सबसे कम विचलन इसी का होगा। क्या बोला? तरंग दैर्घ्य ज्यादा और विचलन कम, ये हो जाएगा रेड का। विचलन कम होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। ठीक इसके विपरीत हो जाएगा बैगनी में। इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा और विचलन इसका ज्यादा हो जाएगा। समझे आप लोग इसमें क्या क्या बोला? इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है तो विचलन कम होगा और इसका विचलन ज्यादा है तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए है। ध्यान दीजिए क्या है इसमें, यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इनको जो स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष निकलती है ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। ये मानवीय घटना नहीं है, हम लोग जाकर नहीं बनाते। ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। तो यह कह रहा है कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के विपरीत दिशा कहने का अर्थ है कि सूर्य के ठीक उल्टी दिशा में ये दिखाई देगा। ये प्राकृतिक घटना है। इसमें परिक्षेप, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिकी परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं होती है। वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण का क्या होता है? विक्षेपण हो गया, ठीक ना। यह एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक ना। ये कब दिखाई देगा? बारिश के दिनों में दिखाई देगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जो सतरंगी इंद्रधनुष जो
सूर्य के विपरीत दिशा में देखें, ये कितने भागों में बटा है? ये 2 भागों में बटा है। फर्स्ट है प्राथमिक इंद्रधनुष और नेक्स्ट क्या है? द्वितीय इंद्रधनुष। तो प्राथमिक देखिए क्या होता है, इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले पर बैंगनी होता है। यदि आप बरसात के दिनों में इंद्रधनुष देखते हैं तो जिसपे बाहरी लाल और अंदर बैंगनी होगा वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। और नेक्स्ट है द्वितीय इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर बैंगनी और अंदर वाले पर लाल होते हैं, तो द्वितीय इंद्रधनुष। आप इंद्रधनुष देखकर बता दीजिएगा कि ये प्राथमिक है या द्वितीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, यानी चालक मतलब क्या होता है? चालक मतलब जिससे विद्युत धारा गुजरती है वो हो गया चालक। तो उस चालक जो है, यानी तार जो है, तार को हम चालक बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, यानी हमारे तार में जो विद्युत धारा गुजरती है तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रोकने वाला प्रतिरोध, यानी अधिक मात्रा में बिजली नहीं जाए, यानी धारा नहीं गुजरे। तो वो प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करती है? तो देखिए किन बातों पर निर्भर करेगी? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है चालक के लंबाई पर, यानी तार के लंबाई पर भी क्या होता है? प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। जितना अधिक लंबा तार होगा उतना अधिक प्रतिरोध। तो क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब हो गया कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होगा ये क्या हो जाएगा? लंबाई के सीधा समानुपाती हो जाएगा। अर्थात चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक तार यदि लंबा होगा, यानी तार जितना लंबा होगा उतना ही उसमें अधिक प्रतिरोध होगा और उतना ही अपने सीमा से विद्युत धारा गुजरेगी। और तार जितना ही छोटा होगा उतना ही क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा और अधिक मात्रा में धारा गुजरेगी। तो चालक तार के लंबाई पे भी क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता या घटता है। और चालक तार का लंबाई घटने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ये क्या है? आर समानुपाती एल, यानी प्रतिरोध समानुपाती एल। जितना लंबा तार होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा अधिक होगा, जितना छोटा तार होगा उतना छोटा क्या होगा? प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, मतलब तार के क्षेत्रफल पर भी जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल मोटाई को बढ़ाया जाता है उसका प्रतिरोध घट जाता है। तार को यदि मोटा से मोटा तार लगाइएगा तो क्या होगा? उसमें प्रतिरोध घट जाएगा, यानी विद्युत धारा अपने मर्जी से चलेगा, ठीक ना। जैसे ही क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, यानी कि क्षेत्रफल मोटाई हुआ तो क्या हो गया? उसका प्रतिरोध घट गया। क्षेत्रफल को क्या करना है? जैसे ही ये मोटाई यानी तार की मोटाई पे क्या होता है? प्रतिरोध घट गया, ठीक ना। ये क्या होगा? विद्युत धारा अपने मर्जी से चलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चालक तार के प्रकृति पर। नेक्स्ट है चालक तार के प्रकृति पर। प्रकृति कहने का मतलब उसके नेचर पे। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे लोहा के तार में प्रतिरोध ज्यादा और तांबा के तार में प्रतिरोध कम होगा। लोहा का यदि तार लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा और तांबा का तार में प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए हमारे घरों में तांबा का तार लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? चालक के ताप पर। चालक के ताप पर भी क्या होता है? प्रतिरोध
का मान घटता या बढ़ता है? ताप बढ़ाने से प्रायः चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप यदि बढ़ता है तो चालक पदार्थ का क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। इसका अपवाद देखिए क्या होगा। जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन लैंप, ये तीनों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। ध्यान दीजिए, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ये तीनों अपवाद है, जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन लैंप। इसको जैसे ही बढ़ाएगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 2025 में आएंगे और पहले भी आ चुके हैं। तो फिजिक्स का हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से लाए हुए हैं। 2025 के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन लाए हैं किसका? फिजिक्स का, जो फिजिक्स एग्जाम में आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या है? न्यूमेरिकल है, गोलीय दर्पण क्या है? क्या बोला कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या बोला कि गोलीय दर्पण क्या है, और एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी R 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है? किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका फोकस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? R से। तो R बराबर हमारा क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस का जो होता है, फोकस मुख्य अक्ष यानी फोकस, तो फोकस का सूत्र क्या होता है? फोकस का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2। क्या होता है? फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल R/2। तो सीधा क्या करना है? F इक्वल टू R/2। R कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, 20/2। तो इसका कट के क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि F इक्वल क्या होता है? R/2। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बताइए, कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस ही क्या बनाता है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय का वर्णन कीजिए। देखिए, ओजोन परत का क्षय, सबसे पहले समझिए ओजोन परत का क्षय क्या होता है। ओजोन यानी हमारे पृथ्वी से ऊपर, क्या हमारे पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जो ओजोन का क्षय हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिए, सबसे इसका पहला मुख्य कारण होता है फ्रीज में। क्या? फ्रीज में यानी रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। सबसे इसका मुख्य कारण, ओजोन का क्षय का मुख्य कारण क्या है? फ्रिज है यानी रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ये डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाकर क्या करता है? ओजोन में छिद्र कर देता है। छिद्र करने के कारण क्या होता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणें, जिसमें क्या होता है? अनेक प्रकार के हानिकारक वायुमंडल वायु सब होते हैं। वो क्या होता है? जैसे देखिए कि वायुमंडल में जितने भी हवा है, तो हम लोग क्या है, उनका हम श्वसन के द्वारा क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो क्या होता है, यदि उसमें उपस्थित धूल कण होगा तो क्या होगा? हम अपने नाक के द्वारा लेकर क्या हो जाते हैं? हानिकारक यानी बीमार हो जाते हैं। तो ओजोन का जो क्षय हो रहा है, तो क्या होता है? ऊपर से जो पराबैंगनी विकिरण गिरती है, तो ओजोन क्या करते हैं? उनको छान लेता है, यानी पराबैंगनी विकिरण को छान कर शुद्ध ऑक्सीजन या तो जो भी है वायुमंडल में भेजता है। लेकिन जब ओजोन में छिद्र हो गया तो क्या होगा? वहां उसका जितना भी पराबैंगनी विकिरण है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो है,
क्या होगा, हमारे पृथ्वी पे आराम से वो आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चर्म रोग की बीमारी होती है, बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो ध्यान दीजिए, ओजोन क्या है, ओजोन परत का क्षय, मतलब ओजोन का क्षय क्यों होता है, कैसे हो रहा है। तो ओजोन का क्षय देखिए कैसे होता है। ओजोन नामक गैस पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। ओजोन नामक जो है, ओजोन जो है पृथ्वी का क्या है, सुरक्षात्मक कवच है। यह पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। देखिए पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी पे क्या लगा हुआ है, सुरक्षात्मक कवच यानी ओजोन परत लगा हुआ है। ये ओजोन परत क्या है, पृथ्वी को सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उससे क्या करता है, ये बचाता है। कौन, ओजोन परत। तो ध्यान दीजिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसेल स्प्रे में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसेल में क्या यूज होता है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इस परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इस परत के पतले होने के कारण बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इस परत को क्या कर रहा है, पतला कर रहा है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे ओजोन परत का ह्रास कहा जाता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन परत का ह्रास है। ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले पराबैंगनी किरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य से क्या होती है, पराबैंगनी विकिरणें हमारे पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें आती है तो उसको क्या करता है, ओजोन छान लेता है, हमारे पृथ्वी तक आने नहीं देता है वो, क्योंकि हानिकारक पदार्थ है। लेकिन जब ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो वो हानिकारक पदार्थ हमारे पृथ्वी पे स्पष्ट रूप से यानी आसानी से हमारे पृथ्वी पे आ सकते हैं। ये कब आएंगे, जब ओजोन में छिद्र होगा। ओजोन में छिद्र कब होगा, क्लोरोफ्लोरो के कार्बन होगा। जितना रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसेल जितना यूज होगा उतना ही ओजोन में क्या होगा, छिद्र होगा और हानिकारक यानी पराबैंगनी विकिरण क्या होगा, हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत के पतले होने के कारण बनता है। इसे ओजोन परत का ह्रास कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहेंगे, ओजोन परत का ह्रास कहेंगे। देखिए ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी किरणों की मात्रा क्या होती है, वृद्धि होती है। पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। ये पराबैंगनी विकिरण जो आ रही है ये क्या करते हैं, हमारे आंख को और त्वचा को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाती है और त्वचा कैंसर का कारण बनती है। त्वचा कैंसर का भी क्या है, त्वचा कैंसर का भी कारण बनती है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारे पृथ्वी पे बीमारियां आ रही है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ओजोन परत का क्षय हो रहा है। नेक्स्ट है आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट ही है 2025 एग्जाम के लिए। क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन। इसे m से सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, बीम क्या होता है। प्रतिबिंब होता है, पहले बीम देखिए, बीम क्या होता है, कोई वस्तु होता है और उसका प्रतिबिंब यानी उस वस्तु का जो चित्र हमारे दर्पण यानी शीशा आईना में बना वो क्या हुआ, प्रतिबिंब। बीम और प्रतिबिंब, तो बीम और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन। आवर्धन को हम m से सूचित करेंगे और m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। ये क्या है, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, आवर्धन यही है। नेक्स्ट है
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त का नियम। ध्यान दीजिए कि इससे पहले हम आप लोग को बाएं हस्त का नियम मैक्सवेल, यह क्या है, मैक्सवेल का क्या है, दाएं हस्त का नियम, और वहां क्या था, वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ का नियम। पिछले दिन हम बताए थे बाएं हस्त नियम, आज बताएंगे दाएं हस्त नियम। तो देखिए दाएं हस्त नियम में क्या है, दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। ध्यान दीजिए दाएं हाथ में क्या बोला कि दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को सूचित करता है। अंगूठा जो है ये धारा की दिशा सूचित करेगा, तो अन्य 4 उंगली क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। ध्यान दीजिए दक्षिण हस्त नियम में क्या है, अंगूठा और अन्य उंगलियां। तो अंगूठा क्या है, धारा की दिशा, और अन्य 4 उंगलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। और वाम हस्त नियम यानी बाएं हस्त के नियम में क्या था कि अपने बाएं हाथ की उंगलियां इस प्रकार फैलाए कि ये अंगूठा लंबवत फैलाए कि अंगूठा क्या होगा, बल की दिशा को सूचित करेगा, और ये मध्यमा क्या करेगा, धारा की दिशा को सूचित करेगा, और ये क्या है, तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। ये क्या है, बाएं हस्त नियम है, अंगूठा बल की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा। लेकिन दक्षिण हस्त नियम में क्या बोल रहा है, अंगूठा जो है, अंगूठा धारा की दिशा को सूचित करेगा और बाकी 4 उंगलियां क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। तो ये दाएं हस्त नियम का चित्र है और ये क्या है, बाएं हस्त नियम का चित्र है। देखिए नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को प्रभाषित करें। देखिए गोलीय दर्पण का क्या बोला, गोलीय दर्पण का क्या करना है, मुख्य फोकस को परिभाषित करना, यानी फोकस किसे कहेंगे। तो फोकस देखिए किसको कहते हैं, सबसे पहले ये है प्रधान अक्ष, क्या है, प्रधान अक्ष, और ये क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण और प्रधान अक्ष। तो ध्यान दीजिए ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, ये जहां पे कट होगा वही क्या हो जाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। सीधा समझिए कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष ये है प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे लौटेगी वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। प्रधान अक्ष और प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, ये हो जाएगा P ध्रुव और C केंद्र, और P और C के बीच क्या हो जाएगा, फोकस। क्या होगा, फोकस।
नेक्स्ट है विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, वोल्ट से विभव, वोल्ट से विभवांतर, तो वोल्ट से वोल्ट, यानी विभव और विभवांतर दोनों का ही एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और वोल्ट को हम V से सूचित करेंगे। नेक्स्ट है उत्पादक से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, उत्पादक क्या होता है। उत्पादक होता है वे हरे पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहने का अर्थ है कि हिरण, गाय, भैंस, बकरी जो भी है जिनका प्रथम यूज यानी प्रथम पोषण जहां से होता है यानी पेड़ पौधों से होता है, वो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादक। तो हमारे हरे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक है। नेक्स्ट है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। उत्तल और अवतल दर्पण के कितना उपयोग, 3 उपयोग को लिखे। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का रूप, अवतल दर्पण का उपयोग ध्यान दीजिए हजामती दर्पण के रूप में। हजामती मतलब हो गया दाढ़ी बनाने वाला ऐनक यानी दर्पण। जब भी आप दाढ़ी बनाने जाते हैं तो वहां क्या होता है, उसी को बोला जाता है हजामती। क्या बोला जाता है, हजामती। उस रूम में क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, यानी वस्तु से बड़ा चित्र बनता है। किसमें, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है रोगियों के नाक, कान, गला देखने में। रोगियों के नाक के अंदर या कान के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु जो भी पाया जाता है, वो क्या होता है, लेंस उसको फोकसित करके क्या करता है, बड़ा दिखाता है। तो वो क्या हो गया, अवतल दर्पण में बड़ा चित्र बनता है, इसीलिए क्या हो गया, रोगियों के नाक, कान, गला देखने में उसका यूज होता है। नेक्स्ट है सोलर कुकर में। क्या, सोलर कुकर में। अरे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। क्या है, स्ट्रीट लाइट में। नेक्स्ट है मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में। ड्राइवर के सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण है, वो है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आवर्धक कांच में। क्या है, आवर्धक कांच में। अब आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आहार श्रृंखला क्या है। ध्यान दीजिए, आहार श्रृंखला होता है, सबसे पहला होता है उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे को, मान लीजिए कि हरे पेड़ पौधों को कौन खाया, हरे पेड़ पौधे को कीट खाया, और कीट को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को चील खाया। तो ये जो एक दूसरे को खा रहे हैं, ये क्या है, आहार श्रृंखला है। क्या है, आहार श्रृंखला है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, किसी भी पारितंत्र में जीवों की यह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव होता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है, वन पारिस्थितिक तंत्र, घास पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि। ध्यान दीजिए, यदि वन पारिस्थितिक तंत्र का बात करें तो सबसे पहले वन यानी स्थल पे क्या होगा, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब यदि पूछे जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो जलीय में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, शैवाल, शैवाल को खाएगा छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को मनुष्य। तो ये क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र।
तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का भक्षण हिरण करता है। हिरण जिन्हें पुनः बाघ या शेर खाते हैं। घास को कौन खाया? हिरण। हिरण को कौन खाएंगे? बाघ। नेक्स्ट है यहाँ हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फर्स्ट यानी घास को जो खाया, फर्स्ट कौन खाया? हिरण। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता कहने का मतलब है कि उपभोग करने वाला। नेक्स्ट है एवं बाघ या शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है। सर्वोच्च यानी बाघ को, इससे आगे बाघ को कोई नहीं खाएगा, यानी सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश विचलन अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण में क्या है, किस वर्ण यानी किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। हम पहले भी बताए हैं कि विचलन क्या है? विचलन और दूसरा है तरंग दैर्घ्य। ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक होगा, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा? लाल का विचलन कम हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। ठीक इसके विपरीत बैगनी का विचलन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और इसका तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक है, तो विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक तो विचलन कम, और विचलन लाल का कम है तो विचलन क्या हो जाएगा? अधिक बैगनी का। ठीक ना। तो इसमें क्या है कि वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन क्या है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर में क्या बता है कि एक साइड आप याद कीजिएगा तो दूसरी साइड क्या होता है? अपने आप ठीक इसके विपरीत होता है। तो अवतल दर्पण में क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण कहलाएगा। परावर्तक सतह इसका क्या होगा? धसा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। इसका जो फोकस होगा ये क्या होगा? ऋणात्मक। तो उत्तल का फोकस क्या हो जाएगा? धनात्मक। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में बड़ा एक छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल में क्या बनता है? छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या बनता है? सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। उत्तल में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पक्ष दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी हम जो अपने बाइक में यानी मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी वो छोटा शीशा जो लगाते हैं वो क्या? उत्तल दर्पण है।
तो हम मोटरसाइकिल यानी बाइक में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण जो है ये बहुत दूर की वस्तुओं का ही अपने में चित्र बना लेता है, बहुत छोटा चित्र। जैसे बहुत 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यदि कार ट्रक जो भी आए तो बाइक के पीछे आराम से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है जो छोटा मतलब बड़ा चित्र को छोटा करके दिखलाता है। इसीलिए हम अपने गाड़ी में साइड मिरर के रूप में क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं। इसमें देखिए क्या है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है सीधा और छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत व्यापक होता है। इसीलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पक्ष दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इसमें क्या होता है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्नेल के नियम को लिखें। स्नेल का नियम क्या है? इसका आंसर देखिए क्या है, किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया को सूचित करेंगे साइन आई से और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर से का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, अर्थात म्यू। तो म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहेंगे? आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या है? एक नियतांक है। ये क्या है? स्नेल का नियम। नेक्स्ट है पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। अभी जस्ट बताया है कि पोषी स्तर होता है जो अपना भरण पोषण एक दूसरे से लेता है या एक दूसरे के संपर्क में होता है, ये हो गया पोषी स्तर। और क्या करा? आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला का उदाहरण कहने का मतलब घास को खाया बकरी, बकरी को खाया हिरण, हिरण को खा गया बाघ। ये हो गया आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है? पारितंत्र के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध यही होता है कि घास इसको खाया बकरी, इसको खाया मनुष्य। ये क्या है? क्रमबद्ध तरीके। तो पारितंत्र के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस पारितंत्र को आहार श्रृंखला का प्रत्येक एक पोषी स्तर को निरूपित करता है। पारिस्थितिक तंत्र में 4, 5 या उससे भी अधिक पोषी स्तर की संभावनाएं हो सकती है। इसे निम्न आहार श्रृंखला द्वारा समझा जा सकता है। पेड़ को हिरण खाया, हिरण को बाघ खाया। तो यहाँ क्या बोला? अधिक से अधिक पोषी स्तर यानी 4, 5 भी हो सकता है। जैसे घास, इसको खाया कीट, इसको मेढक, इसको सांप, इसको चील। तो ये 3, 2, 5। तो ये क्या हो गया? 5। तो 4 से 5 उससे भी अधिक पोषी स्तर की क्या होती है? संभावना होती है। ये पोषी स्तर का एग्जाम्पल है। आहार श्रृंखला का क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्रमबद्ध तरीके से क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप लोग को फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो वीवीआई है। क्या है कि सीएनजी गैस क्या है? ये 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएनजी गैस क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है। इसमें क्या होता है? कम ऊर्जा खपत होती है। सीएनजी गैस ये क्या है? सीएनजी गैस वाहनों में उपयोग किया जाता है, यानी ये सीएनजी गैस क्या है? प्रदूषण मुक्त गैस है, ठीक ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है? वाहनों में युक्त किया जाता है।
तो इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। तो सीएनजी गैस में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि इसे 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर 2 के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। यह गैस को एक सिलेंडर में स्टोर करने के लिए वाहनों को सक्षम बनाता है और इस प्रकार इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि सीएनजी गैस क्या है, तो आपको क्या लिखना है, सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है और सीएनजी गैस में क्या होता है, मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% क्या होता है, मीथेन युक्त होता है। कितना, 80 से 90%, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। 80 से 90% मीथेन क्या होता है, युक्त होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध क्या है। क्या बोला, प्रतिरोध क्या है। ध्यान दीजिए, जब चालक तार यानी जिससे विद्युत होकर गुजरता है वो क्या है, चालक तार यानी तार से होकर जब विद्युत गुजरता है तो वो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है जो करंट को यानी धारा को अपने सीमा तक चलने देता है। क्या होता है, प्रतिरोध क्या करता है, रोक लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध है धारा को जो रोकता है, वो क्या है, प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। वो धारा को क्या करता है, विरोध करता है, तो क्या कहलाएगा, ये प्रतिरोध कहलाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र यानी प्रतिरोध को हम R से सूचित करेंगे और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/T। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/T। नेक्स्ट है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम में क्या करना है, मीटर लगा देना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट है उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। उत्तल लेंस का किस किस चीज में उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस लगा रहता है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है फ्यूज के तार की 3 विशेषताओं को लिखे। फ्यूज का जो तार है इनकी क्या करना है, 3 विशेषता लिखना है। तो इसकी 3 विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। देखिए फ्यूज का तार, इसका प्रतिरोध उच्च होने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध उच्च है यानी विद्युत धारा को क्या करेगा, अपने सीमा से चलने देगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका उच्च है। नेक्स्ट है इसका गलनांक न्यूनतम होता है। गलनांक क्या होता है, न्यूनतम, यानी अधिक से अधिक विद्युत धारा यदि गुजरेगा फिर भी क्या होता है, इसका गलनांक न्यूनतम है यानी कम है। फ्यूज तार को हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज तार जो इसको क्या किया जाता है, हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। किसको, फ्यूज तार को। नेक्स्ट है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। यदि पानी में सिक्के को रखा जाए तो वो उठा हुआ प्रतीत क्यों होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। यदि आप पानी में कोई सिक्का यानी रुपया डाल दीजिएगा तो क्या होगा, वो उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है पारितंत्र में अपघटों की भूमिका क्या होती है। क्या बोला, पारितंत्र में, क्या पारितंत्र में अपघटक। ध्यान दीजिए, पारितंत्र कहने का मतलब क्या हो गया कि स्थलीय पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र, यानी कि पारितंत्र कहने का मतलब हुआ कि जहां मैदान यानी घास, घास को हिरण और हिरण को बाघ खाता है, यानी एक जंगल हो गया, वो क्या हो गया स्थलीय पारितंत्र। जो जल में ऐसा होता है तो वो क्या हो गया जलीय पारितंत्र। तो समझिए पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि स्थलीय पारितंत्र का बात करेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले घास, घास जो है, घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मनुष्य। तो ये क्या है, पारितंत्र में ये आहार श्रृंखला चलते रहता है। ठीक इसी प्रकार घास को खाया कीट, मेढक, फिर सांप, फिर चील। मान लीजिए कि इस मेढक को, सांप को, चील को जैसे कोई खाया, एक जीव से दूसरे जीव खाया, तो उसका अपशिष्ट छूट जाता है। क्या होता है, उसका अपशिष्ट छूट जाता है, यानी हड्डियां, टुकड़े छूट जाते हैं। तो उन हड्डियों और टुकड़े को क्या होता है, कौन गलाता है, अपघटक। जो उस हड्डी और टुकड़े को गलाता है उनको क्या कहेंगे, अपघटक। जैसे उसमें कुछ क्या होता है, कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीटाणु, छोटे छोटे जीवाणु लगते हैं, और उसको क्या करता है, सरा गलाकर अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। वो क्या हो गया, अपघटक। तो बोल रहा है कि पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है। तो देखिए पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है। पारितंत्र में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे, देखिए पारितंत्र में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं वर्ण पदार्थ का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अतः ये अपघटक कहलाते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करता है, सड़े गले पेड़ पौधे को या जीव जंतु को खाकर क्या करता है, उनको गला देता है अपशिष्ट पदार्थ को, तो वो क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं, यानी अपघटक हो गया। ऐसे जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं वर्ण्य पदार्थ में उपस्थित जटिल पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस अकार्बनिक पदार्थ को पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण करते हैं और पौधे वृद्धि करते हैं। अतः पारितंत्र में अपघटक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जैसे ही छोटे छोटे जीव क्या करेंगे, उन हड्डियों को खाकर, सरा गलाकर क्या करेंगे, या तो कोई पेड़ पौधे टूट कर गिर गया यानी गल गया, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे जीव जंतु क्या करेंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उनको गलाकर मिट्टी में मिला देंगे। पुनः क्या करेगा, फिर से नए पौधे उनका अवशोषण करके क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो ये क्या है, अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए कि हम लोग जब यहाँ पृथ्वी पे हैं तो हम लोग को आकाश काला नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे तो हमको क्या होगा, प्रकाश काला प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर है, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा में जाएंगे, तो क्या होगा, वहां वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है। ना ही वायुमंडल उपस्थित होता है, ना ही कोई प्रकीर्णन होता है। इसीलिए उन्हें आकाश नीला दिखाई देता है। इसीलिए आकाश नीला नहीं काला प्रतीत होता है। क्या बोला कि वहां क्या होता है, उसको कोई प्रकीर्णन न दिखाई देता है, ना ही वहां वायुमंडल, यानी जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वहां क्या होगा, हमें वायुमंडल नहीं रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा और प्रकीर्णन की उपस्थिति भी नहीं होगी। इसीलिए हमको आकाश नीला नहीं दिखेगा, बट क्या होगा, वहां हमको काला दिखेगा।
नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है। देखिए +5D है तो वह कौन सा लेंस होगा, तो इस लेंस जिसका +5D है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से है और ये सेकेंड चैप्टर से है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, लेकिन दोनों का परिभाषा डेफिनेशन क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो फर्स्ट नियम देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला, जब प्रकाश की किरणें, जैसे प्रकाश की किरणें क्या होगी, हमारे पास आएगा और अपवर्तन के कारण क्या होगा, वो अपने ही माध्यम में, मतलब जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते से क्या होगा, पुनः वापस चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का फर्स्ट नियम हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। पूर्व पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। देखिए पर जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से क्या होता है, वो विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ये क्या था, अपवर्तन का परिभाषा था। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, 2 नियम है। फर्स्ट नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। ध्यान दीजिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। देखिए दूसरा नियम में क्या बोला, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। ये आपतन कोण यानी आने वाली किरण और अपवर्तन कोण जो क्या होता है, अपने ही माध्यम में लौटता है, उसके बीच क्या होता है, उसके बीच ये संबंध बतलाता है। कौन, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। देखिए इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो अर्थात क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये क्या है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी क्या बोला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी ये रहा और वक्रता त्रिज्या ये रहा, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिए फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। एफ इक्वल क्या होता है, r/2।
नेक्स्ट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तल और अवतल लेंस में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। पहले भी बताए हुए कि एक साइड यदि आप याद करते हैं तो ये अंतर वाला में क्या होता है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, उत्तल लेंस में वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। जिसका क्या बोला कि जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या होगा मोटा और शीर्ष वाला भाग क्या होगा पतला होगा, वो क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। जैसे कि देखिए बीच का भाग क्या है मोटा है और पतले की भाग क्या है, बगल का भाग क्या है पतला है, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। ये क्या है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है पतला है, ये क्या है अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस। नेक्स्ट है इसका फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा ये क्या होगा धनात्मक होगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है